गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ये जो लास्ट टॉपिक है इसका कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कि आप एक और टॉपिक है इसमें जो आपका होमवर्क होगा, उसमें ऐसा कुछ भी समझाने का नहीं है। आप अपने पॉइंट्स लिखो और उसे याद कर लेना, जिसमें है यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप सब ये नोटबुक में लिख ले, ये एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वो लिख लेना और इसको याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते कई बार 2 मार्क्स में, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं कलर स्पेक्ट्रा में। कलर स्पेक्ट्रा में कलर कंपाउंड्स में क्या होता है कि जनरली जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब हम समझते हैं, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने पढ़ा होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कलर्ड होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि जिंक होता है, एक है जिंक और एक है कॉपर है, और दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टिल जो हमारा जिंक होता है ये होता है हमारा कलरलेस, और जो कॉपर होता है हमारा ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। वैसे तो ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ऐसा क्या चीज है कि जो ऑलरेडी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कि एक कलरलेस है, दूसरा हमारा क्या है, कलर्ड है, ठीक है। तो अब हम रीजन पता करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि है बेशक डी ब्लॉक एलिमेंट बट स्टिल वन इज कलरलेस एंड वन इज कलर कंपाउंड, ठीक है। तो रीजन आप एक बाय हार्ट ये लर्न कर लीजिए कि जहां पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। जहां पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होगा वो होंगे कलर्ड कंपाउंड, और जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो हमारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कलरलेस कंपाउंड। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था कॉपर और जिंक का, ठीक है। कॉपर होता है हमारा 3D9, ऐसे कर लो कि कॉपर +2 ले लो, जिंक +2 ले लो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3D9 और ये आएगा 3D10, तो मतलब कि ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब हमने क्या चेक करा कि यहाँ पर पेयर यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास अनपेयर्ड है, पर इस केस में जो हमारा जिंक वाला केस है, इस केस में क्या है, सारे हमारे पास क्या मिल गए, हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या है, पेयर्ड कंपाउंड। और मैंने क्या बताया था कि हमारे पास कलर कंपाउंड होने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो यही है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो हमारा कॉपर के केस में है और जिंक के केस में नहीं है, इसलिए हमारा जो कॉपर होता है वो हमारा कलर्ड कंपाउंड होता है, और जो हमारा जिंक होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब आगे जैसे कि अब कोई भी कंपाउंड है, जैसे अब हम इसको सुनो, अब हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे रिलेट करेंगे। एक बार इसे पढ़ने से पहले आप पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दोबारा पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या था, ठीक है। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या था। हमारे पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल था 1 2 3 4 5, ठीक है। डी जनरेट का मतलब होता है जब पांचों के पांचों ऑर्बिटल में क्या हो, इक्वल एनर्जी के हो, ठीक है। तो वो क्या है, डी जनरेट, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तब क्या होता है, कोई भी चीज या एब्जॉर्प्शन या कोई भी एक्सटर्नल फील्ड होती है, अप्लाई होती है, तो ये स्प्लिट कर जाती है। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये स्प्लिट करती है ऐसे 3 और 2 के केस में, इसको हम बोलते हैं T2G, और ये होता है हमारा Eg, और इसको हमने क्या बताया था, बैरी सेंटर। और जो इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हम उसको 10dq या फिर मतलब कि डेल्टा से हम शो करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसी से रिलेट करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास कलर्ड आएगा और कौन सा हमारे पास कलरलेस आएगा। अब सपोज कर लो आपके पास कंपाउंड है ये,
CrH2O6 डाई पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास ये वाला कंपाउंड है। अब जब हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, हमने चेक करी वीक फील्ड लिगेंड है, न्यूट्रल चार्ज है, तो ये हो गया कॉपर+2। अब कॉपर+2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ठीक है, कॉपर+2 की कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 3D4। ठीक है, 3D4 ऐसे होती है ना, 3D5 4s1, तो ये हो जाएगी 3D4, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो हमारे पास ऐसे होगा 1 2 3 4। अब क्योंकि हमारा ये वीक फील्ड लिगेंड था तो हम आसानी से भर देंगे 1 2 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या देखा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि अब क्या, अब रीजन हम जान रहे कि ऐसा, मतलब कि मैं जो कह रही हूँ ना कि जो हमारे पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी हमारे पास कलर शो कर रहा है। तो अब मैं वो रीजन बता रही हूँ कि वो एक्चुअली वो कलर शो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब कि ये शिफ्ट ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, और ये कहीं मतलब शिफ्ट हो गया, अब ये इतना स्टेबल नहीं हो पाता, तो ये वापस आता है, तो वापस आते वक्त ये क्या करता है, कुछ लाइट एमिट करता है, जो कि हमारी जब पड़ती है तो वो विजिबल स्पेक्ट्रा में पड़ती है, और जो कि हमें क्या देती है, कलर देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जब कोई एनर्जी, कोई भी लाइट या कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई तो एक्साइटमेंट हुई, एक्साइटमेंट से फिर जब वो वापस आया तो हमारा कलर हमें एमिट हुआ। तो मतलब कि जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें एज अ रिजल्ट दिखता है। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे हम याद रखें कौन से किसका कॉम्प्लीमेंट्री बैटरी से। ठीक है, विबग्योर। तो मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे येलो कलर दिख रहा है, तो येलो कलर दिख रहा है मतलब कि यहाँ पर मुझे जो एज अ रिजल्ट जो स्पेक्ट्रा में लाइंस दिख रही है ना, चलो सपोज कर लो ग्रीन है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही है। ग्रीन कलर की लाइंस दिखने का मतलब क्या है, मुझे मतलब कि ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब कि एब्जॉर्ब कौन सी लाइट हुई होगी, रेड कलर की लाइट। मतलब कि अगर मेरी टी शर्ट ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है, तो कलर कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो आपको मेरी टी शर्ट ब्लू कलर की दिख रही है। तो बस सिंपल सा यही फॉर्म मतलब फिनोमिना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटमेंट शो कर देते हैं, जैसे कि T2G लेवल से EG लेवल पे चला जाता है, तो क्या होता है, रेडिएशन या फिर कुछ कलर एमिट होता है, जिसकी वजह से हमें जब वो लाइट की स्पेक्ट्रा पे पड़ती है वो विजिबल रेंज में आती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कलर्ड कंपाउंड मिलता है। जब भी अगर बाई चांस ये लाइट हमारी अगर यूवी या फिर IR रीजन में पड़ती ना, तो हमारा ये कलरलेस बैंड शो करता, पर ये जब फॉल करती है वो फॉल करती है विजिबल में, तो इसीलिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है वो हमारा क्या आता है, कलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसमें जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपने बताना है कि CrH2O6 होल ट्वाइस ये आपका कलर कंपाउंड है या कलरलेस कंपाउंड है। तो सिंपल बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इलेक्ट्रॉन्स भरे और आपने चेक कर लिया कि इसमें अनपेयर्ड है। बस आपने देख लेना कि इसमें इसकी यहीं से पता चल गया आपको 1 2 3 4 की इसमें अनपेयर्ड है, तो मतलब कि ये क्या है, कलर कंपाउंड्स है। ठीक है, अब उसी तरह जैसे कि अब एक एग्जांपल देखो, आपके पास है TiH2O6 होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें आपके पास है Ti+2 स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है 22। ठीक है, तो आपके पास होगा ये स्कैंडियम टाइटेनियम, इसमें हमारे पास है 3D+2। एक मिनट चेक करने मुझे, हाँ ठीक है, अब हमारे पास क्या है, +2। अब इसमें हमने क्या देखना, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 3D2 4s2, तो मतलब कि अब 2 तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा, 3D2, तो आपके पास है 1 और 2। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है।
तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, एक तो आपको यहाँ से इसकी मैग्नेटिज्म पता चल जाएगी कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म पता चलेगा। और दूसरा आपको क्या पता चलेगा कि इसमें अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि आपको ये क्या होगा, आपका कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। ये था इसमें कलर कंपाउंड में, और इसमें जनरली और वैसे कुछ नहीं है सच, पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। वो ऐसा हुआ क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए T2G लेवल से EG लेवल पे। सेम आपके पास होता है जब आपके पास हो कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NiCl4, ठीक है। अब आपने बस सिंपल यही देखना है कि आपने इसको बताना है, आप क्वेश्चन आ सकता है आप इसका मैग्नेटिज्म बताइए। मैग्नेटिज्म देखने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है इसमें -1 चार्ज होता है, तो -4 + 2 x = +2। एक मिनट, -2 चार्ज, ठीक है, तो आपके पास आ गया +2। अब आपने क्या देखा, Ni+2 क्या होता है, 3d8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि इसमें से इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। आपके पास हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। वैसे आपको मैं वैसे नॉर्मल बता रही हूँ एक्स्ट्रा कि एक फैक्टर सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही कलर हमारे पास शो नहीं होता, और भी हमारे मतलब ये आपके लेवल तक थोड़ा कन्फाइंड है कि आप इतना जान लो कि अगर अनपेयर्ड होता है तो ही हमारे पास क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। पर और भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये कोई कंपाउंड कलर है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल आप इतना ही जानिए कि जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वो आपका स्पेक्ट्रा क्या आ जाएगा, कलरलेस आ जाएगा। और मेन जो आपको, और वहाँ से आपको मैग्नेटिज्म का भी पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आप लिमिटेशन कर लेना कि लिमिटेशन में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है कि वो कोवलेंट नेचर उन्होंने बताया, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है लिगेंड और मेटल के बीच में, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जो आगे एक्सप्लेन करा था लिगेंड फील्ड थ्योरी में, ये छोटा सा है, ये थोड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसका लास्ट ही मान लो या हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कार्बोनिल का मतलब होता है CO, ऐसे मत बनाना CO, ये कोबाल्ट हो जाएगा, ये पूरे बराबर होने चाहिए C और O, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि मेटल और जब कार्बोनिल जुड़ते हैं ना तो ये अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रांजिशन, मतलब बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जुड़ के, जैसे कि Mn हो गया, मैंगनीज हो गया, ये जुड़ता है और ऐसे, ठीक है। आपके पास ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ये होता है Mn2CO10, तो मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये, और इसमें एक जो मेन आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो आपको कई बार शॉर्ट नोट लिखने आ जाता है, साइनर्जिज्म या सिनर्जेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आप क्या देखोगे कि जो मेटल है और कार्बोनिल है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कार्बोनिल में हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब कि जो हमारा मेटल है वो हमारा क्या है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि उसके पास क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की,
ठीक है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और जो कार्बोनिल है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, और हमारा मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इसमें। ठीक है, और कार्बोनिल पे स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पहले ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो इनके पास क्या होता है, फील्ड, ये कार्बोनिल होता है, ये क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है, कार्बोनिल मतलब कि जो लिगेंड है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बना देता है, सिग्मा बॉन्ड बना देता है। ठीक है, समझ रहे हो कि हमारे पास कोई लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि वो क्या देता है, अपने किस में दे देता है, वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, ये शेयर कर देता है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल को, ये दे देता है और क्या बना देता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि ये है हमारे पास मेटल और ये है कार्बोनिल। अब कार्बोनिल ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो उसने बना दिया ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्बोनिल इतने इलेक्ट्रॉन देता रहता है, तो क्या होता है, इस पे क्या होता है, बर्डन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब कोई चीज है, अगर मैं आपको सब लगातार टेस्ट पे टेस्ट, रेगुलर टेस्ट दे रही हूँ तो आपको ऊपर बर्डन हो जाएगा। वैसे क्या हो रहा है कि कार्बोनिक इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो क्या हो गया, इसके ऊपर बर्डन हो गया बहुत ज्यादा। और क्या हो गया, एक तो मतलब कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, रिपल्शन होने लगी। दूसरा क्या है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर खत्म होने लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जब ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया तो अब हर कोई चाहता है कि बर्डन लूज हो जाए, तो ये क्या करता है, वापस से जब ये डोनेट करता है तो ये सिग्मा से करता है। तो ये आपको पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करता है, जो ये सिग्मा स्टार मतलब कि जो लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, उन्हें ये वापस देने लग जाता है कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, मेरे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जब ये ऐसे वापस देता है ना, इस केस में जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझाती हूँ एक बारी। इसमें क्या था कि हमारे पास एक मेटल था, मेटल क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये है कार्बोनिल है, उसके एक इस पे शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, खाली। तो क्या करता है कार्बोनिल, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है। इसने इलेक्ट्रॉन किससे दिया, सिग्मा ऑर्बिटल से दिया, सिग्मा ऑर्बिटल से दिया और इसने क्या करा, ले लिया। तो अब ये बेचारा इसको दिए जा रहा है, तो एट लास्ट ये क्या हुआ, और ज्यादा ओवरबर्डन हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लग गया। ठीक है, ये नेगेटिव होने लग गया था, तो इसने क्या सोचा कि भैया वापस दे दो। तो ये क्या करा, इसने ये वापस बैक डोनेट करने लग गया और किसमें भेजा उसने इलेक्ट्रॉन, जो कार्बोनिल है ना, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। जब ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस देने लग जाता है, और जब तब ये बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड, ऐसे बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाता है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग, या फिर मतलब कि साइमल्टेनियसली लेना भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली देना भी हो रहा है, कि दोनों तरफ का फायदा हो रहा है, उसको हमने साइमल्टिज्म या फिर बैक पाई बॉन्डिंग, हम इसको बैक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये आपका इफेक्ट है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। पर क्या होता है कि जब हमारा लिगेंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ये ओवरबर्डन कर देता है मेटल को और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लूज होने लगता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो मेटल है वो वापस इलेक्ट्रॉन देता है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, इस इफेक्ट को हमने कहा बैक पाई बॉन्डिंग। और इस केस में क्या होता है, ये इस इफेक्ट से जो मेटल और कार्बोनिल के जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है।